चैप्टर 9 है ना, चैप्टर 9 माने बल और गति के नियम। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। न्यूटन कैसे बना था? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। यानी बल इज इक्वल टू, तुम लोग को जो फॉर्मूला बताया था ना कि बल इज इक्वल टू ma। आज के डेट में इस फॉर्मूला को हम सिद्ध करने जा रहे हैं, सिद्ध करके दिखाएंगे तुम लोग को। बल इज इक्वल टू ma, नहीं तो इसका केजी और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसी ने इसको क्या, न्यूटन ने इसको क्या कर दिया, अपने नाम से इसको न्यूटन बता दिया। तो बल से हम लोग परिचित हो गए थे, विभिन्न प्रकार के बल को भी हम लोग देखे थे इसमें ना। न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो था वो जड़त्व के नियम पर था, नहीं कि यदि कोई वस्तु एक समान गति की अवस्था में है या विरामावस्था में है तो एक समान गति की अवस्था या विरामावस्था को बनाए रखने की चेष्टा, नहीं में क्या है कि जब तक ना कि कोई बाह्य बल लग जाए उस पर, नहीं वो अपने विरामावस्था या गति की अवस्था को बनाए रखना चाहती है, यही कहता है ना। तो यही है क्वेश्चन नंबर 3 में, पेज नंबर 131 का क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है ना कि पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर इसके कुछ पत्तियां झड़ जाते हैं। सभी पत्तियां नहीं झड़ते, कुछ पत्तियां झड़ते हैं ना। क्यों झड़ते हैं? कमजोर रहते हैं पत्तियां इसीलिए, नहीं वहाँ पर संधि पर जो है सो कमजोर रहता है इसलिए झड़ जाता है। लेकिन उसमें भी एक वैज्ञानिक कारण है, न्यूटन लॉ लागू होता है, प्रथम न्यूटन की गति के प्रथम नियम, नहीं कि पेड़ की शाखा में जो लगे हुए पत्तियां हैं वो अभी विरामावस्था में है, ठीक है। पेड़ के शाखा में जो पत्तियां लगे हुए हैं वो अभी विरामावस्था में है, ठीक है। आ जाओ। लेकिन जब हम लोग पेड़ की शाखा को पकड़ करके तीव्रता से हिलाते हैं तो शाखा क्या होता है कि गतिशील हो जाता है, नहीं पेड़ की शाखा जो है वो गतिशील हो जाता है, लेकिन उसमें जो लगे पत्तियां हैं वो अपने आप को विरामावस्था में बनाए रखना चाहती है, ठीक है। तो अपने आप को विरामावस्था में बनाए रखने के कारण पत्तियां उसके झड़ जाते हैं, ठीक है ना। यही ना कहता है जड़त्व के नियम में कि जड़त्व के दो रूप हैं, एक विराम जड़त्व और एक गति का जड़त्व। तो पत्तियां जो है वो टहनियों के साथ यानी शाखाओं के साथ विराम जड़त्व में है। जब बाह्य बल लगा करके टहनियों में गति देते हैं तो अपने आप को विरामावस्था में बनाए रखने की चेष्टा में पत्तियां झड़ जाते हैं, यही था ना। तो इसका आंसर लिखो। जो क्वेश्चन नंबर 4 में यही है, कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में कि यदि कोई गतिशील बस है, नहीं और उस पर हम लोग बैठे हैं तो क्या है कि हम लोग, और जब बस अचानक रुकती है तो हम लोग क्या है कि आगे की ओर झुक जाते हैं ना। और अगर विरामावस्था में कोई बस है और अचानक चलती है और हम लोग उस पर बैठे हैं तो हम लोग क्या होता है, पीछे की ओर झुक जाते हैं। आगे की ओर झुकना और पीछे की ओर झुकना, यह दोनों स्थिति जो होता है वो जड़त्व के नियम पर आधारित है तुम्हारा। कि चलती बस में हम लोग बैठे हैं तो बस तो गतिशील है, साथ में हमारा बॉडी भी उसके साथ गतिशील है। जब बस अचानक रुकती है, ठीक है, तो हम लोगों का शरीर अपनी गति की अवस्था को बनाए रखने की वजह से बनाए रखना चाहती है, नहीं इसलिए वो आगे की ओर बस रुकी और हम लोग आगे झुक जाते हैं। लेकिन जब विरामावस्था में कोई बस है तो हम लोग उस पर बैठे हैं तो अभी भी हम लोग विरामावस्था में, और बस अचानक जब खुलती है, नहीं तो हम लोगों का शरीर विरामावस्था को बनाए रखने के चेष्टा में पीछे की ओर झुक जाती है। यहाँ भी तो जड़त्व का नियम लागू होता है ना, है कि नहीं। तो इसका भी आंसर तुम लोग लिख लो, हम लिखा देते हैं। यहाँ एक चीज तुम लोग ये बता दो कि हम लोग गतिशील बस पर हैं तो हमारा शरीर भी गतिशील है, नहीं हम एक सिक्का को लिए और जब एक सिक्का को उछाले, ठीक है, तो वो सिक्का कहाँ पर आकर के गिरेगा, पुनः हमारे हथेली पर आकर गिरेगा या आगे जाके गिरेगा या पीछे गिरेगा। एक वैज्ञानिक कारण यहाँ पर यह भी बनता है। तीन वस्तु है, गतिशील बस है,
बस पर हम लोग बैठे हैं और हम लोग अपना एक पॉकेट से सिक्का निकाले और उसको उछाले नहीं। अब अभी एक सिक्का को उछालेंगे ऐसे ना तो अपना हाथ में हथेली पर ले सकते हैं। इस तरह से अगर गिराएंगे उछालेंगे उसको कि हथेली पर आ सकता है, ठीक है। लेकिन चलती बस पर अगर है तो वो सिक्का हमारे हथेली से आगे गिरेगा या हथेली पर गिरेगा, पीछे गिरेगा? पीछे है कहाँ गिरेगा? ना आगे गिरेगा ना पीछे गिरेगा, वो फिर हमारे ही हथेली पर आकर के गिरेगा। क्यों? क्योंकि बस के साथ हम भी गतिशील हैं और हमारे पास हमारे हाथ में जो भी वस्तु है वो भी गतिशील है, नहीं? तो सिक्का अगर उछाले तो हमारा हथेली भी गतिशील है ना, तो उसी गति में सिक्का भी तो आगे गति हो रहा है उसमें, और जितना दूर आगे जाएगा सिक्का हमारा हाथ भी वहाँ तक पहुँच जाएगा तो वहाँ हथेली पर गिर जाएगा। लेकिन यदि चलती बस से अगर सिक्का को उछाले और अचानक बस रुकती है, नहीं, जब अचानक बस रुकती है ऐसे स्थिति में सिक्का आगे जाके गिर जाएगा, मेरा हाथ पीछे रह जाएगा। याद रखना इस बात। या फिर अगर विरामावस्था में है और हम सिक्का उछाल रहे हैं, अचानक बस खुलती है तो सिक्का हमारे सीट के पीछे चला जाएगा। लेकिन वैज्ञानिक कारण नहीं समझना यार, यही जड़त्व का नियम और कुछ नहीं है, सब जड़त्व का नियम लागू होता है ना। लेकिन गतिशील बस में अगर उछाल रहे हैं और एक समान गति की अवस्था में ये बस है तो वो सिक्का हमारे हथेली पर ही आकर के गिरेगा। कभी तुम लोग ट्राई कर लेना इस बात का, नहीं? तब इस पेज के बाद हम लोग अब चले आते हैं संवेग किसे कहते हैं और संवेग का ऐसा ही मात्रक क्या है, नहीं? अब संवेग को हम लोग जानेंगे तब हम लोग जानेंगे न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या है, ठीक है। तो संवेग किसे कहते हैं जरा तुम लोग लिखो, इसका ऐसा ही मात्रक क्या है, हम लोग इसको कैसे सूचित करेंगे वो बताएंगे। संवेग जिसको हम लोग इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं ना, मोमेंटम यानी संवेग परिभाषा के अनुसार जो लिखे हैं ना वो कहता है कि किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग, गतिशील, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वस्तु अगर है तो उसमें कोई द्रव्यमान तो जरूर होगा, नहीं, और उसका वेग कुछ जरूर होगा, तो उसको हम लोग संवेग कहते हैं। तो संवेग जो है वो एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। इसे P, कैपिटल लेटर का P करना तुम लोग, P द्वारा सूचित किया जाता है। P द्वारा सूचित किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि लिखेंगे संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणे वेग, यानी P इज इक्वल टू mv, ठीक है। P इज इक्वल टू mv, फॉर्मूला वही है कि संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग। ये फॉर्मूला तुम याद रखोगे, न्यूमेरिकल बनाने में तुमको काम आएगा। ये संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणे वेग यानी P इज इक्वल टू mv। अब है क्या कि इसका ऐसा ही मात्रक हम लोग कैसे बनाएंगे, नहीं? तो ऐसा ही मात्रक जिस तरह बल वाला में बना करके दिखाए थे ना, वही यहाँ पर भी लागू करेंगे। जैसे कि ये जो है m द्रव्यमान है, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है kg। यहाँ पर इंटू करूँ, दशमलव नहीं, ये इंटू है। ये वेग, वेग का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड होता है ना। तो संवेग का SI मात्रक जो होता है वो kg मीटर पर सेकंड, kg मीटर पर सेकंड होगा इसका SI मात्रक। याद रखोगे SI मात्रक बड़ी काम आता है, नंबर कट जाता है इसमें, बुझेंगे नहीं?
संवेग का SI मात्रक kg मीटर पर सेकंड होगा। तुम लोग इसको नोट करते जाओ। और संवेग जो होता है वो दो तरह का, जिस तरह से वेग दो तरह का होता है, एक प्रारंभिक वेग और एक अंतिम वेग। नहीं, तो प्रारंभिक वेग को हम लोग U से इंडिकेट करते हैं ना, और अंतिम वेग को हम लोग V से इंडिकेट करते हैं। तो प्रारंभिक संवेग जो है, प्रारंभिक संवेग नहीं, P जो हो जाएगा वो mu हो जाएगा, और अंतिम संवेग यानी वही P = mv हो जाएगा। तो आगे चल करके हम P1 P2 के रूप में इसको कहेंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ पर P1 P2 कह देंगे ना। तो प्रारंभिक संवेग के लिए mu और अंतिम संवेग के लिए mv कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये संवेग हो गया। और यहाँ से हम लोग न्यूटन के गति का दूसरा नियम पर जाएंगे। अभी देखो, न्यूटन के गति का प्रथम नियम के बाद हम लोग न्यूटन की गति का दूसरा नियम में आ गए ना। न्यूटन के गति के दूसरे नियम में क्या कहता है कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होता है। हम तुमको एग्जाम्पल के साथ बताते हैं कि इसका उपयोग कहाँ हुआ है। अक्सर हम लोग क्रिकेट खेलते हैं ना, तो कैच किस प्रकार लपकते हैं। जब बॉल आता है तो हम लोग कैच जब लपकते हैं तो अचानक ऐसे हाथ को पीछे करना पड़ता है। तुम हाथ को ऐसे रखना रे बाबा, तब पता चल जाएगा कि 4 उंगली गायब हो गया। जब 4 उंगली गायब हो गया तो खाए। मम्मी पूछेगा कि हुआ रे बेटा, तुम तो बोलेगा नहीं डर से, कहीं मम्मी डांट न दे, है ना। तो कभी ये हाथ छुपा के ये हाथ से खा रहा है, तो नहीं कुछ नहीं हुआ है मम्मी, ये कुछ नहीं हुआ है। लेकिन वही अगर न्यूटन के गति का दूसरा नियम को अगर समझ करके अगर कैच लपकता तो मेरा उंगली भी सलामत रह जाता। नहीं तो ससुराल में जो अंगूठी देता वह पीन लेते हम, या अपनों खरीद के पीन लेते हैं अंगूठिया। जब अंगूठिया नहीं रहेगा तो ये अंगूठिया की काम का बात बुझेगी नहीं। तो अक्सर कैच लपकते समय हम लोग हाथ को पीछे करते हैं, या तो इधर से करें या इधर से, जैसा अपना जिरा जूत लगता है, या इसने करके इसने कर लेता है। नहीं, कभी तुम छोड़ देना, पता चला कि नाक गायब हो गया। न्यूटन का गति का दूसरा नियम वहाँ लागू होता है, क्योंकि जो गतिशील बॉल है नहीं, उसमें द्रव्यमान भी है और उसमें गति भी है। द्रव्यमान और गति मिल करके क्या बनाया, वो संवेग बनाया, गुणनफल है। द्रव्यमान और बॉल का गति मिल करके संवेग बनाया। और हम लोग क्या करते हैं, कैच को पकड़ने के लिए क्या करना, उसमें एक बल लगाते हैं, असंतुलित बल लगाते हैं। असंतुलित बल इस प्रकार लगाते हैं कि हमारे द्वारा जो बल लगा हुआ है वो उस संवेग के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है मतलब वेग को कम करने के लिए हम अपने हाथ से एक असंतुलित बल लगाते हैं, ताकि वो हमारे हाथ पर आकर के बॉल क्या है, समा जाए। ठीक है कि नहीं। तो न्यूटन के गति का यहाँ दूसरा नियम लागू होता है। अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कि क्रिकेट का खिलाड़ी क्षेत्ररक्षण के समय बॉल को कैच पकड़ते समय अपने हाथ को, अपने हथेली को पीछे क्यों कर देता है। नहीं, तो गति का दूसरा नियम के अनुसार जो उस संवेग में जो असंतुलित बल लगा रहे हैं, तो बल के सीधा समानुपाती होने के लिए, ताकि हमारे हाथ पर या हमारे हथेली पर चोट ना लगे, नहीं तो उससे बचने के लिए हम लोग अपने हथेली को पीछे करते हैं। बुझे कि नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसी पर आधारित हम जब तुमको अभी बताएंगे ना कि यहाँ न्यूटन के गति के दूसरे नियम के लिए एक गणितीय सूत्र निर्धारण करें, तो गणितीय सूत्र जो है वो ma नहीं, वो इस चीज़ को हम अभी प्रूव करने जा रहे हैं तुमको। ठीक है,
तो अगला हम लिखेंगे अभी क्वेश्चन बना करके। गति के दूसरे नियम के लिए एक गणितीय सूत्र है भाई। गणितीय सूत्र क्या है? F इज इक्वल टू एम ए। इसका निर्धारण हम करते हैं F इज इक्वल टू एम ए। नहीं ऐसा करते हैं कि माना m द्रव्यमान का एक वस्तु जो प्रारंभिक वेग u से चलना प्रारंभ करती है। प्रारंभिक वेग u से चलना प्रारंभ किया, t समय पश्चात या t समय तक चला और वस्तु में एक बल लगा F। नहीं, बल F लगाते हुए t समय पश्चात उस वस्तु का अंतिम वेग v हो जाता है। तो निश्चित है कि प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग प्राप्त करने में एक त्वरण कार्य कर रहा है और वो त्वरण a है। नहीं, तो यहाँ पर एक चीज लागू होता है कि तब प्रारंभिक संवेग, जैसा कि अभी तुमको उस समय बताया था कि प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग भी होता है ना। प्रारंभिक संवेग को हम यहाँ पर P1 कहेंगे, वो mu हो जाएगा, तथा अंतिम संवेग P2 इज इक्वल टू mv हो जाएगा। नहीं, तो संवेग में परिवर्तन, गति का दूसरा नियम में वही बोला है ना कि संवेग में परिवर्तन का दर उसमें असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होता है। गति का दूसरा नियम यही ना था। तो संवेग में परिवर्तन लिखेंगे, पहले देख लेना, उसके बाद तुम लोग उतारना। संवेग में परिवर्तन तो हो जाएगा P2 माइनस P1, होगा या नहीं होगा? P2 माइनस P1 करेंगे तो P2 जो है वो mv है माइनस mu है या नहीं? सही है। अब लिखेंगे संवेग में परिवर्तन की दर। हैंडराइटिंग थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ा जाते हैं, तो ठीक से लिखना चाहिए। संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती यहाँ पर करेंगे। होता है ये दो कोई m है ना, तो एक m कॉमन ले लिए, v माइनस यू बटे यहाँ पर t कर दिए, क्योंकि संवेग में परिवर्तन की दर बोला गया तो यहाँ पर बटे t करना पड़ेगा। वेग में परिवर्तन की दर है, समय में परिवर्तन की दर, तब वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहेंगे? त्वरण। नहीं, तो v माइनस यू बटे t हो जाता था ना। तो यहाँ पर वही वेग संवेग में परिवर्तन mv माइनस mu बटे t होता है। यहाँ एक स्टेप और अगर हम लिख दें कि समानुपाती अगर होता है तो mv माइनस mu बटे t अगर करें तो फिर ये समानुपाती का सिंबल देना चाहिए, m कॉमन लेना चाहिए और यहाँ पर v माइनस u बटे यहाँ पर t करना चाहिए, क्योंकि ये और ये m दोनों कॉमन आ सकता है ना। ठीक है, तो संवेग में परिवर्तन की दर यहाँ है। ठीक है, अब संवेग में परिवर्तन की दर जो है वो असंतुलित बल के समानुपाती, तो संवेग में परिवर्तन की दर जो है वो असंतुलित बल F लगा है, F के समानुपाती जो हो जाएगा वो mv माइनस यू बटे t हो जाएगा। सही है, तो v माइनस यू बटे t इज इक्वल टू, हम लोग ये पढ़े थे ना, यहाँ देखो v माइनस यू बटे t इज इक्वल टू, हम लोग क्या पढ़े थे? ये पढ़े थे चैप्टर नंबर 8 में। क्लियर? तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि F समानुपाती m a। नहीं, अब यहाँ पर समानुपाती m a, तो F इज इक्वल टू k m a, जहाँ k स्थिरांक है। फिजिक्स में ये स्थिरांक शब्द बहुत जगह तुमको मिलेगा। k स्थिरांक है। k का मान को 1 अगर लिया जाए, k का मान 1 कब होता है? जैसे k का मान 1 कब होता है हम तुमको बता दें। इस यहाँ पर थोड़ा रफ करते हैं।
संवेग इज इक्वल टू एम भी हुआ कि नहीं है। तो केजी मीटर पर सेकंड हुआ कि नहीं, केजी मीटर पर सेकंड। अगर केजी को हम यहाँ पर 1 लें हैं और फिर मीटर पर सेकंड को यहाँ 1 लें तो 1 गुने 1 बराबर 1 गुने 1 बराबर 1 हो जाएगा कि नहीं। तो उसी स्थिरांकों के रूप में अगर हम एक मान के चलें कि द्रव्यमान 1 है और वस्तु का वेग भी 1 है, नहीं दोनों की कंडीशन में 1 गुने 1 बराबर 1 हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू 1 लेने पर f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तब एम ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 लेंगे तो 1 गुने एम ए इज इक्वल टू एम ए। और यही हमारा बन करके साबित हुआ। गणितीय सूत्र का निर्धारण यही कहलाया, नहीं तो इसको हम यहाँ पर मिटा देते हैं और इसको समझने का फिर से प्रयास करें कि हमने वेग संवेग में परिवर्तन लिया तो P2 माइनस P1 किए, P2 एम भी है, P1 एम यू है, नहीं। अब इस संवेग में परिवर्तन की दर, जहाँ ये दर शब्द जहाँ बोल दिए नीचे बटा टी होगा, सही है ना। अब जब बटा टी हो जाएगा तो यहाँ पर एम और यहाँ पर एम कॉमन ले लिए, भी माइनस यू बटे टी बचा, भी माइनस यू बटे टी इज इक्वल टू ये होता है, नहीं। सो यहाँ पर इसके जगह पर, इस जगह पर भी माइनस यू बटे टी की जगह पर ये कर दिए। समानुपाती हटाने के लिए यहाँ पर एक स्थिरांक दिए हैं के का मान 1 लेने पर बच जाता है एफ इज इक्वल टू एम ए। क्लियर। कोई क्वेश्चन तुम लोग